हेलो नमस्कार। आज हम लोग अर्थशास्त्र कक्षा 9 का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जानना है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसकी कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के एक छोटे से गांव पर आधारित है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव रायगंज है। पालमपुर सड़क के द्वारा रायगंज तथा रायगंज के निकटतम कस्बे शाहपुर से जुड़ा है। गांव में कुल 450 परिवार रहते हैं। गांव की अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित लोगों की आबादी गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 और वे लोग गांव के एक कोने में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। गांव के अधिकांश घरों में बिजली है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और साथ ही एक निजी औषधालय भी है। पालमपुर गांव में सिंचाई की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पालमपुर में सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। अब हम पालमपुर गांव की आर्थिक गतिविधि के बारे में जानते हैं। आर्थिक गतिविधि का तात्पर्य होता है ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा आय प्राप्त होती है, यानी जो क्रियाएं आय का स्रोत हैं। पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। गांव के 75% जनसंख्या, 75% परिवार कृषि कार्य में संलग्न है, यानी खेती का कार्य करते हैं। शेष 25% जनसंख्या अन्य आर्थिक गतिविधियां करती है, जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि का कार्य करती है। 75% जनसंख्या कृषि कार्य करेगी और 25% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। जब हम भारत पर नज़र डालते हैं, भारत देश को देखते हैं, तो भारत के अधिकांश गांवों का मुख्य कार्य कृषि है। इसके अलावा कुछ गैर कृषि क्रियाएं होती हैं जो आय का स्रोत हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। यानी जब हम गांव की तरफ नज़र डालते हैं, गांव को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि गांव की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश लोगों की आजीविका का स्रोत कृषि है। इसीलिए हम लोग भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा बहुत से लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों को संचालित करते हैं, यह आय का स्रोत होता है। इसके साथ ही परिवहन के द्वारा आय का स्रोत होता है और बहुत से लोग व्यापार, दुकानदारी आदि में संलग्न होते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि अब तक हमने और आपने क्या सीखा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पालमपुर गांव की कहानी किस गांव की कहानी से मिलती जुलती है? तो इसका उत्तर था वेस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, वहाँ का एक गांव है। उस गांव से पालमपुर गांव की कहानी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? तो बताइए, मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या होनी चाहिए? कृषि। ठीक है, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। अगला सवाल है कि पालमपुर गांव के लोगों का कृषि के अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है, यानी कि अन्य आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पालमपुर गांव की अन्य आर्थिक गतिविधियां या आय का स्रोत हैं लघु स्तरीय विनिर्माण,
डेयरी, परिवहन आदि। अगला सवाल आता है कि पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में तथा कितनी प्रतिशत आबादी अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, 75% जनसंख्या, 75% आबादी यानी कि अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न है तथा शेष 25% लोग अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए पूरे भारत में अधिकांश गांवों में अधिकांश आबादी कृषि का कार्य करती है। अगला सवाल आता है कि पालमपुर गांव में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आपने पढ़ा कि पालमपुर गांव में सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का विकसित तंत्र है, यानी अच्छी व्यवस्था है। अब तक हमने जो जाना, इसके आधार पर हम क्या कह सकते कि पालमपुर गांव कैसा गांव, इसे पिछड़े गांव की श्रेणी में रखा जाए या एक विकसित गांव, विकास पूर्ण गांव की श्रेणी में रखा जाए। तो अब तक जो कुछ भी हमने सीखा, एक गांव को क्या चाहिए? एक गांव को यही चाहिए कि प्रॉपर सड़क हो जो उसे शहर से जोड़ती हो, अन्य गांव से जोड़ती हो, परिवहन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, बिजली, सिंचाई, पानी आदि की व्यवस्था हो। ये सभी व्यवस्थाएं पालमपुर गांव में देखने को मिलती हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव एक विकसित गांव है। आइए अब हम उत्पादन का उद्देश्य समझते हैं। उत्पादन का अर्थ होता है वस्तु और सेवा का निर्माण करना। अब इस उत्पादन का उद्देश्य क्या है? आखिर हम क्यों वस्तुओं का निर्माण करें, क्यों आखिर सेवाओं का निर्माण करें? तो इसका उद्देश्य यह होता है कि उन वस्तुओं और सेवाओं की हमें आवश्यकता है। इन सीधा सीधा कहा जाए तो उत्पादन का उद्देश्य आवश्यक वस्तु और सेवा उत्पादित करना होता है। अगली बात आती है उत्पादन की आवश्यकताएं या उत्पादन के कारक। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मुझे उत्पादन करना है, मुझे खेती करनी है। इसके लिए मुझे किन कारकों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। नंबर 1, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। नंबर 2, श्रम। नंबर 3, भौतिक पूंजी। और नंबर 4, ज्ञान और उद्यम। पूंजी का क्या तात्पर्य होता है? अगर आपसे कोई पूछता है पूंजी का क्या अर्थ होता है, तो पूंजी का अर्थ होता है अर्जित किया हुआ धन। अब मुझे उत्पादन करना है तो मुझे इसके लिए कुछ धन इकट्ठा करना होगा, पहले से ही मेरे पास कुछ धन होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यानी अपने व्यवसायिक उद्देश्य से जब हम धन का संग्रह करते हैं तो उस संचित किए गए धन को हम लोग पूंजी कहते हैं। ठीक है। भौतिक पूंजी के भी 2 प्रकार हैं, एक अस्थाई पूंजी और एक अन्य कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी का मतलब एक ऐसा धन, एक ऐसा संचय जो कई वर्षों तक लाभ प्रदान करेगा। वहीं कार्यशील पूंजी क्षणिक होती है, यह समय के साथ शीघ्रता से नष्ट हो जाती है। अस्थाई पूंजी के अंतर्गत औजार, भवन तथा मशीन आती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो खेती करता है, अब यदि वह एक मशीन, मानिए ट्रैक्टर या कल्टीवेटर खरीदता है, तो यह यंत्र उसे कई सालों तक लाभ प्रदान करेगा। तो यह क्या हो गया? एक अस्थाई पूंजी हो गया। अस्थाई पूंजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? औजार, भवन और मशीन। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आता है? कच्चा माल तथा नकद मुद्रा। ध्यान दीजिए, कच्चा माल और नकद मुद्रा, इन्हें क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि कार्य के वक्त ही खत्म हो जाती हैं, इन्हें दोबारा जो है उपयोग
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ज्ञान और उद्यम को मानव पूंजी कहा जाता है, क्योंकि मानव के पास अब से व्यवसाय करना है, कृषि करना है या कोई भी व्यवसाय करना है, तो उसके पास उस व्यवसाय से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? ज्ञान और उद्यम। उद्यम का मतलब होता है अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान और उद्यम को क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या पूछा जा सकता है कि मानव पूंजी किसे कहा जाता है, तो ज्ञान और उद्यम को क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो भूमि मापने की मानक इकाई अधिकांश जगहों पर जो प्रयोग की जाती है वह है हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब होता है एक ऐसा खेत, मान लीजिए आपके पास एक खेत है जिसकी लंबाई 100 मीटर हो और चौड़ाई भी 100 मीटर हो। ठीक है, इसका जो भी क्षेत्रफल है उसे क्या कहा जाएगा? हेक्टेयर कहा जाएगा। यानी 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा खेत है, उसके क्षेत्रफल को क्या कहा जाएगा? 1 हेक्टेयर कहा जाएगा। ठीक है, अब हम पालमपुर गांव के कृषि कार्यों को समझते हैं। देखिए, पालमपुर में वर्ष 1960 के बाद कृषि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। ठीक है, जो खेती की ज़मीन है वह बढ़ी नहीं है 1960 के बाद। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा सीमित भूमि पर ही अधिक उत्पादन किया जा सकता है? तो इसकी एक विधि चर्चा में है, जो पालमपुर गांव के किसानों के द्वारा प्रयोग भी की जाती है। उसका नाम है बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, अन्य भी विधियां हैं, हम आगे उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि सीमित भूमि से अधिक उत्पादन का, ठीक है, अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त करने का एक तरीका होता है बहुविध फसल प्रणाली। आइए सबसे पहले समझते हैं कि होती क्या है आखिर। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है कि खरीफ के मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में धान उगाया जाता है, वही सर्दी के मौसम में उसी खेत में क्या उगाया जाता है? उसी खेत में हम उगा देते हैं गेहूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक साल में एक से अधिक फसल उगाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, इसी प्रकार से पालमपुर गांव के लोग भी एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक, स्पष्ट हो गया कि बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है। बहुविध फसल प्रणाली का मतलब है एक सीमित भूमि में, ठीक है, या एक ही भूमि से एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। ठीक है, फसल उत्पादन में सुधार की यह एक सामान्य प्रणाली है। सामान्य प्रणाली होने का मतलब यही हुआ, मैंने अभी बताया कि हम और आप भी इसी विधि का प्रयोग करते हैं, हम लोग अपने एक ही खेतों में। ठीक है, क्योंकि भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, यानी कि खेती की भूमि बहुत कम है, तो हमें उन सीमित भूमि में ही अधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाते हैं। ये एक ही साल में जो है एक ही भूमि पर गेहूं बो दिया, धान बो दिया। ठीक है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें हम लोग उगाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली, कि एक वर्ष में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें उगाना। ठीक, फसल उत्पादन में सुधार की एक सामान्य प्रणाली है। अब जरा पालमपुर को समझते हैं कि आखिर वहाँ कब जो है कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सबसे पहली बात कि जब बरसात का मौसम आता है तो पालमपुर गांव के लोग क्या करते हैं? बरसात का मौसम मतलब खरीफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं खेती की भाषा में? खरीफ का सीजन। तो पालमपुर गांव के लोग बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा की फसल बो देते हैं, जो कि चारा फसलें हैं, पशुओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, चारा फसलें हैं, ज्वार बाजरा आप जानते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा को क्या कहा जाता है? चारा फसल कहा जाता है। इसके बाद जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो वहाँ के किसान क्या करेंगे? आलू बो देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब सर्दी आ जाती है, यानी वही लगभग नवंबर का महीना रहता है, तो सर्दी जिसे खेती की भाषा में
रबी का सीजन कहा जाता है। तो पालमपुर के किसान क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं कि जो खेती का एक छोटा सा भूभाग उसको अलग कर लिया और वहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन कर दिया, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में अधिक समय लगता है। तो एक छोटे से भाग को चुना और वहाँ पर गन्ने का उत्पादन कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि पालमपुर गांव के लोग एक वर्ष में 3 अलग अलग फसल उगा रहे हैं, या 3 से कहीं ज़्यादा जो है फसलें उगा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्या है कि पालमपुर गांव के लोग एक वर्ष में ही 3 अलग अलग फसल कैसे उगा पाते हैं? हर जगह यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी, कि पालमपुर गांव में सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। वहां पर बिजली बहुत पहले आ गई थी, जिससे अधिकांश खेतों में क्या है, इलेक्ट्रिक नलकूप है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वहाँ सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों पालमपुर गांव के लोग एक साल में 1 से अधिक फसल उगा पाते हैं। हमने यह तो समझ लिया कि पालमपुर गांव में सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था है, वहाँ इलेक्ट्रिक नलकूपों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है। अगर आप पूरे भारत के कृषि क्षेत्रों को देखते हैं, एक गांव से बाहर निकलते हैं और देखते हैं भारत में, ठीक है, वहाँ कृषि की क्या व्यवस्थाएं हैं, सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ध्यान देंगे, भारत के 40% कृषि क्षेत्रों में सिंचाई का साधन नलकूप आदि हैं, ठीक है। और बाकी बचा हुआ 60% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, यानी कि एक अच्छी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। 60% कृषि क्षेत्र, 60% किसान सिंचाई के लिए केवल किस पर निर्भर हैं, वर्षा पर निर्भर हैं। और वर्षा का कोई आवश्यक नहीं है कि सही समय पर वर्षा हो, कई बार होता भी है सही समय पर बारिश नहीं होती तो फसल जो है सूखे आदि के प्रकोप से मारी जाती है। बाकी जिन 40% कृषि क्षेत्रों में जहां नहर आदि की व्यवस्था है, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा या नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, वहां अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन हो सकता है, ठीक है। अब हम जरा हरित क्रांति को समझते हैं। हरित क्रांति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ध्यान देंगे। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। वहीं भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का सीधा सा संबंध कृषि से है, खाद्यान्न उत्पादन से है, स्पेशली गेहूं और धान की खेती से संबंधित है। हरित क्रांति ने भारत के लोगों को गेहूं और चावल की खेती का एक उन्नत तरीका सिखाया। इसमें जो मुख्य बिंदु थे, तो हरित क्रांति में HYB बीज यानी कि हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उपज वाली किस्मों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के माध्यम से खेती को प्रोत्साहित किया गया। हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसने खाद्यान्न उत्पादन में एक आशातीत यानी कि आशा से बहुत कहीं ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर जो है उत्पादन को बढ़ाया, ठीक है, जिससे भारत का जो खाद्यान्न संकट था वह दूर हुआ था। तो भारतीय खेती के आधुनिक तरीकों को जो प्रयोग किया, यानी हरित क्रांति का जो प्रयोग किया, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हरित क्रांति का जो केंद्र बिंदु था वो कहाँ था, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही वह 3 क्षेत्र हैं जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इनमें एक बार हम देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हरित क्रांति जो है फोकस करती है कि हरित क्रांति कैसे लाई गई। इसमें पहला बिंदु है नलकूप के द्वारा सिंचाई, यानी हरित क्रांति में वर्षा के जल पर निर्भर रहने के बजाय नलकूप के द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा HYB बीज यानी कि हाई यील्ड वैरायटी, जैसे कि गेहूं की कुछ उन्नत किस्में हैं, सोनालिका और कल्याण सोना, इसी प्रकार से जया और रत्ना धान की किस्में हैं, ठीक है। तो ऐसी किस्में जो है प्रोत्साहित की गई जिन्हें हम लोग हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं, यानी कि उच्च उपज वाली किस्म, ठीक है।
इसके अलावा तीसरा बिंदु है रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग करना। तो इन 3 बिंदुओं के द्वारा हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया गया, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार पुनः हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। कौन से बिंदु थे जो हरित क्रांति के अंतर्गत आते थे? पहला, नलकूप के द्वारा सिंचाई। दूसरा, HYV हाई यील्ड वैरायटी, उच्च उपज वाली किस्मों का प्रयोग। और तीसरा और अंतिम बिंदु है रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पालमपुर गांव में परंपरागत बीज की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और हरित क्रांति के बाद HYV बीज की उपज जो है वह 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो आप देख सकते हैं कि दोगुने से कहीं ज़्यादा, लगभग 3 गुना उत्पादन जो है बढ़ा रहा है कौन? हरित क्रांति यानी कि HYV बीज। ठीक है, अब हम जरा हरित क्रांति के नुकसान की भी चर्चा कर लेते हैं कि हमने नलकूप का प्रयोग किया। ठीक है, हरित क्रांति में हुआ क्या कि हर एक खेत में नलकूप बनाने को प्रोत्साहित किया गया। इसका नुकसान क्या हुआ कि भवन जल स्तर का निम्नीकरण हो गया। ठीक है, जो भूमि के जल का स्तर होता है वह लेवल जो है, जो वाटर लेवल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वाटर लेवल क्या हुआ? नीचे चला गया। इसी प्रकार से कीटनाशक के प्रयोग से जल प्रदूषण हुआ और जैव आवर्धन हुआ, यानी कि हानिकारक पदार्थों की सांद्रता जलीय जीवों में बढ़ी। इसी प्रकार से उर्वरक का प्रयोग हुआ। अब अधिक उर्वरक के प्रयोग से क्या होता है? जो मृदा की प्राकृतिक उर्वरता हो जाती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उर्वरक में किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं होता जो प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता को बढ़ाए। यह डायरेक्टली पौधों को जो है पोषक देता है। उर्वरक क्या करता है? डायरेक्टली पौधों को पोषक देता है, मृदा में कोई सुधार नहीं करता है, बल्कि इससे मृदा के पोषक गुण और भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उर्वरक के अधिक प्रयोग से अतिपोषण होता है। होता क्या है? बरसात के मौसम में उर्वरक जो होते हैं बह करके जलाशयों में जाते हैं, जिससे जो शैवाल होते हैं, ठीक है, जो छोटे पौधे शैवाल हैं, जलीय पौधे, उन्हें अधिक पोषक मिलने के कारण उनकी जनसंख्या में विस्फोट होता है, जिसको हम लोग शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में होता क्या है कि पूरा तालाब जो है हरा हरा हो जाता है। हरा रंग का क्या है? इसे हम लोग शैवाल कहते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ यही कि खेती में उर्वरक का प्रयोग हुआ। जब बरसात का मौसम आया तो वह उर्वरक बहकर नदियों में गया, तालाबों में गया। शैवालों को अधिक मात्रा में पोषक मिला और उन्होंने क्या किया? शैवाल प्रस्फुटन कर दिया। अब जब शैवाल प्रस्फुटन होता है तो शैवाल भी एक जीव है, ठीक है, तो उसे क्या चाहिए? श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब वह क्या करता है कि जो जल की ऑक्सीजन है उसे ही प्रयोग करता है अपने श्वसन में। इससे जो जलीय जीव हैं, मछली वगैरह, उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह एक प्रकार का प्रदूषण ही होता है। ठीक है, तो यह हरित क्रांति के नुकसान थे कि भवन जल के स्तर का निम्नीकरण हो गया, जल प्रदूषण हुआ, जैव आवर्धन हुआ, अतिपोषण हुआ और इसके अलावा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता क्या हुई? नष्ट हुई। ठीक है, अच्छा, पालमपुर गांव के श्रमिकों की अगर बात करें तो देखिए, सरकार के द्वारा तय मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन पालमपुर गांव के जो श्रमिक हैं वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करते हैं या इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि सरकार के द्वारा तय किए गए दाम से कम दाम पर मजदूरी करने के लिए। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण है स्पर्धा यानी कंपटीशन, कि वहाँ श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और आवश्यकता कम। तो जब व्यक्ति श्रमिक की व्यवस्था करता है अपने खेतों में कामों के लिए, तो वह यही चाहेगा कि उसे कम से कम दाम पर श्रमिक मिल जाए, कम से कम मजदूरी पर जो है उसे मजदूर उपलब्ध हो जाए। कंपटीशन के कारण जो वहाँ के मजदूर हैं वह कम दाम पर ही, कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप पालमपुर गांव के 450 परिवारों का विवरण देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ 150 परिवार दलित है और भूमिहीन है। अब सोचिए, जिनके पास भूमि नहीं है वो खेती तो कर नहीं सकते, कृषि कार्य कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? उन्हें श्रमिक के तौर पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एक जो है
पारिश्रमिक का कंपटीशन बन जाता है, जिसके कारण यहाँ कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और केवल 60 परिवार जो कि उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उच्च वर्ग के हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इस प्रकार से एक भूमि का असमान वितरण हमें पालमपुर गांव में देखने को मिलता है। पालमपुर गांव के जो बड़े किसान हैं, जो भी कृषि उत्पाद होता है उसके एक भाग को अपने परिवार के लिए रखकर जो शेष अधिशेष बचा हुआ कृषि उत्पाद है उसे वे लोग रायगंज के बाज़ारों में जाकर बेच देते हैं, जिससे यह एक आय का स्रोत होता है। तो इस प्रकार से हमने पालमपुर गांव में कृषि को समझा। आइए अब हम पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाओं को समझते हैं। पालमपुर में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। बहुत से लोग गाय और भैंसों को पालते हैं और उससे जो दूध निकलता है उसे बड़े गांव रायगंज में बेच दिया जाता है। रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र भी खोला गया है, जहां पर दूर दराज के शहरों और कस्बों से दूध भेजा जाता है। इसके अलावा पालमपुर गांव में 50 से कम यानी कि 40 से 50 के बीच लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पालमपुर गांव में दुकानदारी थोड़ा सा कम प्रचलित क्रिया है। यहाँ छोटे जनरल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्तियाँ आदि सामान बेचते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच आपने पढ़ा था कि सड़क का एक विकसित तंत्र है, इसलिए पालमपुर गांव में परिवहन एक लोकप्रिय और प्रचलित गैर कृषि क्रिया है और आने वाले समय में और लोग भी परिवहन से जुड़ रहे हैं, परिवहन के द्वारा अपने आय को बढ़ा रहे हैं, अपने आय के स्रोत के रूप में परिवहन को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पालमपुर गांव की कहानी को समझा और पालमपुर गांव की कहानी हमें लगभग पूरे भारत की एक स्थिति को बताती है, उत्पादन की क्रियाओं को समझाने का प्रयास करती है कि अगर हमें जैसे उत्पादन करना है तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर शो होने वाले प्रैक्टिस प्रश्नों को हल करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।